हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन क्लास 12 या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 के प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के बारे में। यूजुअली होता क्या है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर प्रैक्टिकल में उनके साथ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनसे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि क्या पढ़ना उनके लिए सही रहेगा और क्या नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और यकीन मानिए इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रेफरेंस देने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स बहुत ही आसानी से सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को वो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है जो MySQL से रिलेटेड वाइवा देने जा रहा है। यानी कि अगर आपके कॉलेज में बीटेक हैं या बीसीए के स्टूडेंट हैं और MySQL से रिलेटेड अगर वाइवा हो रहा है, इवन आप जॉब प्रोस्पेक्ट से भी अगर आप जा रहे हैं वाइवा देने के लिए, तो MySQL का ये वाइवा सीरीज आपकी बहुत मदद करेगा। यानी क्लास 11 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए तो है ही है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बीसीए बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और जिनका वाइवा MySQL से रिलेटेड है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही होता है। सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, कहीं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है, कहीं थोड़ा सा कम पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर प्रैक्टिकल में हमारे जो एक्सटर्नल्स होते हैं वो क्वेश्चन कहां से पूछते हैं। तो देखिए, जब भी आपकी बात होती है प्रैक्टिकल्स की, तो क्वेश्चंस जो आपके एक्सटर्नल्स आते हैं वो पूछते हैं, वो क्वेश्चन 3 सेक्शन से पूछते हैं। मेजरली 3 सेक्शन ही होते हैं, इसके अलावा चौथा सेक्शन शायद ही क्रिएट होता है। अगर क्रिएट होता है तो आपको उतना थोड़ा सा हैंडल खुद से करना पड़ेगा। जो सबसे पहला सेक्शन होता है, जब आप जैसे एंट्री करते हैं और आप प्रोजेक्ट सबमिट या पहले से प्रोजेक्ट सबमिट हुआ रहता है आपका, या आप अपने साथ लेके जाते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वो पूछते हैं आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला जो चीज होता है वो आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं MySQL से। ठीक है, और तीसरी चीज जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं MySQL पाइथन कनेक्टिविटी से। MySQL पाइथन की कनेक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 सेक्शन आपका सही है तो आप बड़े आसानी से सारे क्वेश्चंस में वाइवा में जवाब आप दे सकते हैं। ये तीनों सेक्शंस आपके होने चाहिए काफी स्ट्रॉन्ग, कम से कम ये 3 होने चाहिए। यानी कि प्रैक्टिकल का आप एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपने किस तरीके से क्या बनाया है। MySQL पाइथन कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की सारी जानकारी होनी चाहिए, और तीसरी जानकारी होनी चाहिए MySQL की। सबसे अच्छी जानकारी आपके पास MySQL की होनी चाहिए। चौथा एक और सेक्शन हो सकता है कि आपका एक्सटर्नल आपसे पूछ दे, लेकिन जिसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम होती है, वो होती है पाइथन के बेसिक्स से। राइट, पाइथन के किससे, बेसिक्स से क्वेश्चन पूछ दे। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि लिस्ट के बारे में, ट्यूपल के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, कुछ फंक्शंस जो लिस्ट में होते हैं उनके बारे में, फंक्शंस क्या होते हैं। मतलब ओवरऑल देखिए, आपके एक्सटर्नल के पास सारी ये मतलब कैपेबिलिटीज होती है कि पूरे क्लास 12 से कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन 3 सेक्शन से होते हैं, और इन 3 सेक्शंस को हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें MySQL का सेक्शन, और आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MySQL के इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को। तो देखिए, MySQL के अगर इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को देखें, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको ये 3 सेक्शंस पे ही ज्यादा मास्टरी करनी है। बाकी पाइथन की बेसिक्स ऐसा है कि 11th और 12th आपने पढ़ा है तो आप इसको खुद से मैनेज कर लेंगे। मैं आपको फोकस करूंगा इन 3 चीजों पे। इन 3 चीजों पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका MySQL, जहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की ये वीडियो डेडिकेटली स्पेशली मैंने जो है वो रखी है, वो सिर्फ किसके लिए रखी है, वो रखी है पाइथन MySQL के वाइवा के रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चंस कहां से शुरू होते हैं। देखिए, MySQL में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस है। मैं आपको टॉप टू बॉटम लेके जाने की कोशिश करूंगा, और अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कि अगर मैं एक्सटर्नल होता तो आपसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो बताना शुरू करूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछे कि भैया डेटाबेस क्या है, सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज डेटाबेस। तो आप कहेंगे सर डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटाबेस होता है वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, यानी कि अगर डेटा को आपने ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन में ऑर्गेनाइज कर दिया है तो वो डेटाबेस कहलाता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे डेटाबेस कितने टाइप्स का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस में जो है वो जाएगा कौन कौन सा, तो बेसिकली पूरे डेटाबेसेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है,
सबसे पहले पार्ट को कहते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये पहला टाइप होता है मैनेजमेंट सिस्टम। फिर दूसरा जो होता है वो क्या होता है, जो दूसरा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये कर लीजिएगा। तीसरा जो होता है वो होता है हिरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हिरारिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो चौथा होता है वो होता है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरे डेटाबेसेस को ये चार पार्ट्स में बांट के रखा गया है। अब इन चार पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना होता है, जो हमारा सिलेबस है वो है फर्स्ट नंबर का, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम बल्कि अब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये हमें चारों बताने पड़ेंगे, इसलिए मैंने भी आपको ये चारों बता दिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डीबीएमएस में शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है, व्हाट इज दिस। तो आप कहेंगे सर एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। टेबल्स के फॉर्म में क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी कि रोज और कॉलम्स के कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हैं, रोज या कॉलम्स के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, एक बार बताइए, आपने हमें रिलेशनल डेटाबेस का तो मतलब बता दिया है, अब ये बताइए कि रिलेशनल डेटाबेस में कुछ टर्म्स होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं बताइए। तो पूछेगा कि बताइए कि सर आपको सर तो नहीं बोलेगा, मतलब पूछेगा आपसे कि टेबल को क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को रिलेशन कहते हैं, वेरी गुड। पूछेगा रो को क्या कहते हैं, आप कहेंगे रो को सर ट्यूपल कहते हैं, ठीक है। फिर पूछेगा कि कॉलम को क्या कहते हैं, तो कॉलम को आप क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को क्या कहते हैं, व्हाट इज नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज मतलब रोज की कितनी संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके टेबल में रोज की संख्या 5 है, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड्स की संख्या 5 है। याद रखिएगा हमेशा कभी भी हेडिंग जो है वो शामिल नहीं होता है, हेडिंग इज नेवर देयर, कभी भी हेडिंग को रो में काउंट नहीं करते हैं, तो हेडिंग को कभी रो में मत काउंट कर दीजिएगा। तो वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रोज को क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ रोज सर हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज कार्डिनैलिटी, ठीक है। फिर पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री, DEGREE, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन फटाफट देने वाले जब आपको वाले क्वेश्चन है कि मतलब आपको बस आना चाहिए, अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप आसानी से देते चले जाएंगे। फिर आपसे इसी में क्वेश्चन पूछेगा डोमेन किसे क्या कहते हैं, बच्चा बताइए व्हाट इज डोमेन। तो आप कहेंगे कि डोमेन सर होता है पूल ऑफ वैल्यूज, पूल ऑफ वैल्यूज, ठीक है, जहां से हम डेटा निकालते हैं किसी पार्टिकुलर कॉलम के लिए। जैसे कि मान लीजिए जेंडर नाम का आपका फील्ड है, तो जेंडर में या तो आप मैक्सिमम क्या वैल्यू रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, यानी एम या एफ या टी, यही तीनों वैल्यू रख सकते हैं। तो ये तीनों भी क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे, यानी पूल ऑफ वैल्यूज फॉर जेंडर कॉलम, यानी जेंडर कॉलम के लिए ये तीन ही जो होते हैं वो डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। अब इतना पूछने के बाद आपसे पूछेगा अच्छा बताइए, ठीक है, आपने मुझे तो ये बता दिया कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ एग्जांपल्स बताइए आप मेरे को, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम प्रैक्टिकली मतलब कि कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं तो कैसे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका सॉफ्टवेयर है जो आपको पढ़ना है सिलेबस में वो है आपका MySQL, ठीक है। MySQL भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप बोल सकते हैं सर MS एक्सेस भी है, आप बोल सकते हैं सर MongoDB भी है, ठीक है। ये सारे क्या ETC और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ये तीन कम से कम याद कर लीजिएगा, स्पेशली MongoDB याद कर लीजिएगा क्योंकि MongoDB सबसे ट्रेंडिंग में है अभी, सबसे ज्यादा रिलेशनल डेटाबेस में सबसे ज्यादा इसको यूज किया जा रहा है, आजकल स्टार्ट हुआ है इसको यूज करना। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स MySQL, MS एक्सेस और MongoDB है। बोलेगा ठीक है आपने इतना कुछ तो बता दिया, अब ये बता दीजिए, ठीक है, हम अपने आते हैं सिलेबस से MySQL किसे क्या होता है, व्हाट इज MySQL। तो फिर से वही बात है, आपको अभी मैंने पढ़ाया कि डेटाबेस होता है, डेटाबेस के टाइप में रिलेशनल डेटाबेस होता है, और रिलेशनल बेस का जो होता है वो एक टाइप क्या है, MySQL है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि सर MySQL जो है वो क्या एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है, इज अ रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस है तो ऑब्वियसली बात है रिलेशनल डेटाबेस का सारा प्रॉपर्टी गिना दीजिए इसमें कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस है, और रिलेशनल डेटाबेस में हम जो है डेटा को रोज और कॉलम्स के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, दैट इज आवर व्हाट MySQL, ठीक है। अब आप पूछेगा ठीक है MySQL में आप जो है कमांड्स यूज करते हैं ना, तो आप बोलेगा ऑब्वियसली बात है सर कमांड्स यूज करते हैं। तो कमांड्स क्या होते हैं, व्हाट आर कमांड्स, अगर कमांड्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो बताइए कमांड्स क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर कमांड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, तो कमांड्स आर
इधर वर्ड्स और फ्रेजेस, या तो ये वर्ड होता है या तो फ्रेज होता है दैट कैरीज आउट सम वेल डिफाइंड टास्क, जो किसी खास तरह के काम को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, या तो ये वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, या फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, फ्रेजेस विच कैरीज आउट, जो क्या करते हैं कैरीज आउट सम वेल डिफाइंड टास्क, जो किसी खास तरह के काम को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कमांड्स वो होते हैं। अब इसी कमांड से जैसे ही आप कमांड्स का डेफिनेशन दीजिएगा, आपको पूछेगा कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में पैसा रुपया पैसा का ट्रांजैक्शन आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा बेसिकली यहाँ नहीं होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके कॉन्सेप्ट में ये पैसे का लेन देन होता है, वैसे ही MySQL कॉन्सेप्ट में ट्रांजैक्शन होता है डेटा का लेन देन। तो आप जब डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजैक्शन। तो आप यहां कहेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क, इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क which is either successful or never initiated। अब यहां से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बेसिकली होता है कि कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट ऑफ वर्क है। जैसे कि आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सारा एम्प्लॉय निकल के आ गया, तो आपने ये क्या हो गया, ये कंप्लीट एक ट्रांजैक्शन हो गया। जैसे इंसर्ट इनटू करके आपने एक रो को इंसर्ट किया, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट रो का इंसर्शन एक ट्रांजैक्शन हो गया। आपने कोई एक रो को डिलीट किया, ये क्या हो गया, कंप्लीट सेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब एक ट्रांजैक्शन जो होता है वो कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्ड लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, यहां क्या होगा, कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क होता है, जो कि या तो सक्सेसफुल होता है या तो कभी शुरू ही नहीं हुआ। अब ये मैंने क्यों लिखा कि सक्सेसफुल होता है या तो कभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा, आप जब भी कभी अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसको जो है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो 1% से लेके 100% तक जाता है ना। 1% से लेकर कहां तक जाता है, 100% तक जाता है। अगर किसी कारणवश 99% पे भी आगे कुछ एरर आ गया, तो आप देखते हैं वो रोल बैक कर लेता है और आपका काम होता ही नहीं है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होता, इवन जबकि वो 99% तक हो गया था। तो इसी को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। या तो कंप्लीट होगा, मतलब जिस काम के लिए आपने उसको लिखा है वो काम कंप्लीटली वो कर देगा, या फिर ऐसा होगा कि जैसे वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, मतलब वो कभी होगा नहीं। क्योंकि अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 5,000 निकाला तो 2,000 निकाल दिया और 3,000 के लिए बोला रुको 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 अभी मन नहीं कर रहा निकालने का, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 5,000 का 5,000 निकलेगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजैक्शन, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहां तक हो गया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन फिर से पूछने लगेगा कमांड से। देखिए आपके जवाब से ही सवाल निकलता है उसके पास, आप जितना जवाब देंगे वो उतना सवाल पूछेगा। अब ये मत कहिएगा सर फिर तो जवाब ही देना बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आपसे पूछेगा अच्छा बताइए कि कमांड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं आपके टोटल आपके MySQL में। तो आप कहेंगे सर कमांड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है DDL कमांड, दूसरा होता है DML कमांड और तीसरा होता है DCL और TCL कमांड। ये 3 तरह के कमांड्स की ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। ठीक है, अब आपसे जैसे ही आप बताएंगे ठीक है सर 3 तरह के कमांड होते हैं, आपसे पूछेगा DDL का फुल फॉर्म बताइए, तो DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर पूछेगा DML का फुल फॉर्म बताइए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर पूछेगा DCL की फुल फॉर्म बताइए, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिर आपसे पूछेगा कि TCL बताइए, तो DCL कह लीजिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, या TCL कह लीजिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दोनों ही एक ही चीज होता है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद पूछेगा अच्छा एक बात बताइए कि DDL में कौन कौन से कमांड्स, 2 एग्जांपल दीजिए। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, 2 एग्जांपल जरूर पूछते हैं हर एक, एकदम आपके या तो रिटन एग्जाम में भी आ सकता है और वाइवा में भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, एज वेल एज आपके जो है वो मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो DDL का जो एग्जांपल आपको बोलेगा तो बोलेगा ठीक है सर क्रिएट कमांड, यानी टेबल को क्रिएट करने वाला कमांड, ठीक है, या ऑल्टर कमांड टेबल में कोई भी चेंजेस करने के लिए, या ड्रॉप कमांड टेबल को डिलीट करने के लिए। ये तीनों कमांड जो है वो क्या है सर, DDL के एग्जांपल है। वैसे ही DML में क्या होगा, तो DML में सर इंसर्ट कमांड है ना, अपडेट कमांड है ना, डिलीट कमांड, ये सब क्या है, व्हाट आर दीज आर DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। और DCL और TCL में ग्रांट कमांड हो गया, ठीक है, रिवोक कमांड हो गया। अब इन सब कमांड्स को आप पढ़ लीजिएगा, इन सबको अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है,
तो मतलब क्या हुआ कि डीडीएल कमांड्स, अब आपसे पूछ सकते हैं डीडीएल कमांड्स किसे कहते हैं, तो वो कमांड्स जो डेटाबेस को डिफाइन करने से रिलेटेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डीडीएल कमांड्स कहते हैं। डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स, डीएमएल कमांड्स किसे कहते हैं, तो वो सारे कमांड जिससे हम डेटाबेस में मैनिपुलेशन से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो कहलाता है डीएमएल कमांड्स। और फिर तीसरा पूछता है डीसीएल और टीसीएल, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज वो सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जिनका यूज करके आप डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अगर और एग्जांपल चाहिए आपको तो एक और होता है, दो और होते हैं, मैं आपको बता दूं, सेव पॉइंट होता है और एक रोल बैक होता है, ठीक है, एक कमिट भी होता है। तो बहुत सारे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करके रखने की जरूरत है सिर्फ कोई भी दो एटलीस्ट। लेकिन ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट कमांड्स की लिस्ट आपको दे दी हर एक सेक्शन से, ठीक है। अब आपसे कमांड्स में से भी पूछ सकता है कि बताइए अगर आपको डेटाबेस में टेबल बनाना है तो कौन सा कमांड यूज करोगे, यानी टेबल बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा, तो आपको क्रिएट टेबल का यूज होगा, अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का यूज होगा, डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे कमांड्स ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो कमांड्स सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। स्पेशली ये सिंटैक्स में आपको फंसाएंगे कि सिंटैक्स बताइए क्या होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड है, अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड है, लेकिन सिंटैक्स आपको पता नहीं होगा, आप गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। अब आइए, इतना पूछने के बाद आपसे फिर जो है वो अब आगे बढ़ेगा आपसे, ठीक है। कमांड्स के बारे में आपने डिफाइन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कमांड्स को थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। अब आपसे क्या पूछ सकता है कि चलिए आप ये बताइए कि आपने सुना है कि कांस्टेंट नाम की चिड़िया क्या होती है, व्हाट आर कांस्टेंट्स, तो बोलिएगा यस सर सुना है, बिल्कुल सुना है। कांस्टेंट्स जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। व्हाट आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट आर अप्लाइड, कांस्टेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स, यानी रूल्स के सेट होते हैं दैट आर अप्लाइड, जो क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं, दैट आर अप्लाइड टू अ टेबल, ठीक है, टू मेंटेन इंटेग्रिटी। देखो होता क्या है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो अप्लाई किए जाते हैं किसी टेबल पे, ताकि टेबल की इंटीग्रिटी को हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होते हैं, देखो जैसे बेसिकली मैंने बहुत अच्छा रोड बना दिया और उस रोड पे चलने के रूल्स यानी कि ट्रैफिक के रूल्स को मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो क्या वो रोड किसी काम का है, नहीं, क्यों, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट्स होंगे, उस पर आए दिन लोगों को परेशानियां होंगी, है ना। तो इसीलिए हम अगर टेबल बना दें और टेबल में कोई रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं डालें, तो टेबल को जिस पर्पस से हमने बनाया है वो पर्पस फुलफिल ही नहीं होगा, तो दैट इज हम फिर कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। टेबल मतलब डेटाबेस जो है वो जिस कॉन्सेप्ट के लिए हमने बनाया था वो कॉन्सेप्ट ही फुलफिल नहीं होगा, तो उसके लिए हम कांस्टेंट्स को यूज करते हैं। कांस्टेंट जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट आर अप्लाइड टू अ टेबल टू मेंटेन इंटीग्रिटी, यानी कि डेटाबेस की जो कहते हैं कि जिस चीज के लिए आपने डेटाबेस को बनाया है, डेटाबेस का जो एक एक्चुअल वर्क है वो एक्चुअल वर्क हम परफॉर्म करा सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को यूज करते हैं। फिर आपसे बोलेंगे ठीक है कांस्टेंट तो आपने बता दिया क्या होता है, अब जरा ये भी बता दीजिए कि कांस्टेंट कौन कौन से आपको पता है, कौन कौन से कांस्टेंट है। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहला कांस्टेंट जो होता है वो प्राइमरी की होता है, फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी की। फिर पूछेगा दूसरा कांस्टेंट क्या होता है, तो दूसरा कांस्टेंट जो है सर बोलिएगा वो होता है चेक कांस्टेंट, CHECK। तीसरा नहीं चेक मत बोलिएगा, दूसरे में चेक मत बोलिएगा, मैं एक सीक्वेंस में दे देता हूं ताकि याद करने में आपको आसानी हो, ठीक है। प्राइमरी की के बाद बोलिएगा सर यूनिक होता है, यूनिक की होता है। तीसरा जो होता है वो नॉट नल होता है ना। चौथा जो है वो होता है डिफॉल्ट कांस्टेंट, डिफॉल्ट, ठीक है। पांचवा जो होता है वो होता है आपको चेक कांस्टेंट, और छठा जो आपको हमें जो पढ़ना है, छठा और लास्ट वो होता है फॉरेन की कांस्टेंट, फॉरेन की कांस्टेंट, ठीक है। ये सारे जो है हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। अब आप जैसे इन 6 को बताइएगा तो बोलेंगे ठीक है जरा बताइए प्राइमरी की क्या होता है, व्हाट आर प्राइमरी की कांस्टेंट। तो प्राइमरी की कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स होते हैं जो कांस्टेंट्स जिस भी कॉलम में, देखिए ये सारे कांस्टेंट किसी पार्टिकुलर कॉलम में अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। तो टेबल होगा, टेबल में क्या होगा, कॉलम होगा, तो जिस भी कॉलम में अप्लाई किए जाएंगे उस पे कौन कौन सा रूल्स रेगुलेशन ये इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्राइमरी की क्या करता है, जब भी किसी भी कॉलम को आप प्राइमरी की बना देते हैं तो ये इंश्योर करता है कि उसमें ना ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ पाएगी सर, और ना ही जो है उसको आप ब्लैंक छोड़ पाएंगे। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए, सटीक जवाब दीजिए। यानी कि प्राइमरी की कांस्टेंट ये कहता है कि किसी भी कॉलम में अगर प्राइमरी की कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसको ना ही आप ब्लैंक छोड़ पाते हैं और ना ही आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री कर पाते हैं। जैसे ही ऐसा आप करने की कोशिश करते हैं ये दे देता है क्या, एक एरर, राइट। नाउ दूसरा क्या होता है, यूनिक। यूनिक नाम से क्लियर है, यूनिक का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल अकेला हो, अपने जैसा, उसके जैसा कोई नहीं हो। तो जिस भी कॉलम में हम यूनिक कांस्टेंट लगाएंगे उस
कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं हो पाएगा। बस इतना ही कहता है, यूनिक इससे ज्यादा नहीं कहता है। यूनिक बस इतना कहता है डुप्लीकेट वैल्यू हम अलाउ नहीं करेंगे। और तीसरा जो है वो नॉट नल है। नॉट नल का मतलब होता है कि जिस भी कॉलम में, जिस भी फील्ड में, जिस भी एट्रीब्यूट में आप लगा देते हैं नॉट नल, उसमें जो होता है कभी भी आप ब्लैंक उसको छोड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देना ही पड़ेगा। जैसे ही आप कुछ वैल्यू सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं दूं, इसके बिना दिए हुए आगे बढ़ जाऊं, तो ये क्या कर देगा, आपको एरर दे देगा। दैट इज व्हाट नॉट नल कांस्टेंट। तो अगर आप देखें तो मैथमेटिकली अगर हम आपको कहना चाहें तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि प्राइमरी की इक्वल टू नॉट यूनिक प्लस नॉट नल, है ना। प्राइमरी की इक्वल टू व्हाट, यानी प्राइमरी की अकेले जो है ये दो कीज को रखता है अपने पास, किसको, यूनिक को और नॉट नल को, जबकि यूनिक और नॉट नल जो है ये दोनों अलग अलग अपना भी एग्जिस्टेंस रखते हैं। प्राइमरी की में ये दोनों एक साथ होंगे, यानी यूनिक भी होगा नॉट नल भी होगा, जबकि यूनिक का अलग है कि हम ब्लैंक मतलब डुप्लीकेट नहीं अलाउ करेंगे, और नॉट नल अपना अलग है कि हम जो है वो क्या करेंगे, ब्लैंक वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिफॉल्ट कांस्टेंट। डिफॉल्ट कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, तो डिफॉल्ट कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो आपको ये इंश्योर करता है कि अगर किसी कॉलम के लिए आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सी वैल्यू अपने आप चली जाए। दैट इज व्हाट डिफॉल्ट कांस्टेंट। यानी कि अगर आपने किसी कॉलम में कोई वैल्यू नहीं भेजी, मतलब इंसर्ट करते समय उस कॉलम के लिए कोई वैल्यू नहीं भेजी, तो आपने जो वैल्यू डिफॉल्ट कांस्टेंट के जरिए स्पेसिफाई करी होगी वो वैल्यू चली जाएगी आपके कॉलम में ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप भेजेंगे तो जो वैल्यू आप भेजेंगे वो वही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है चेक कांस्टेंट। व्हाट चेक कांस्टेंट परफॉर्म्स, तो चेक का मतलब ये होता है चेक करना, नाम ही बता रहा है चेक करना। जैसे मान लीजिए एक सैलरी कॉलम है और आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी की सैलरी 10,000 से छोटी नहीं है, तो आप एक चेक कांस्टेंट लगा दोगे। क्या चेक कांस्टेंट लगा दोगे कि सैलरी ग्रेटर देन 10,000, यानी कि सैलरी जो है 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अब कोई भी ऐसी वैल्यू जब आप उस फील्ड में एंट्री करोगे जो 10,000 से कम होगी, वो तुरंत आपको एरर दे देगा कि भैया आपने चेक कांस्टेंट को वायोलेट किया, यानी कि चेक कांस्टेंट में जो आपने कंडीशन लगाई थी वो आपने माना नहीं है। तो दैट कम्स टू व्हाट चेक कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, आपको चेक कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है फॉरेन की कांस्टेंट। फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है, तो बस एक चीज समझिएगा, देखिए फॉरेन की को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एक टेबल छोटा सा बनाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी है ना, यहाँ पे ईएमपी आईडी, ठीक है, यहाँ लिया, यहाँ पे नेम लिया, ठीक है, और यहाँ डिपार्टमेंट आईडी लिया, डीईपीटी आईडी, ठीक है। ये एक फील्ड मतलब एक टेबल हो गया। एक दूसरा टेबल लिया इसमें डिपार्टमेंट आईडी, डीईपीटी आईडी, फिर यहाँ पे लिया नेम यानी डिपार्टमेंट का नेम, और यहाँ लिया एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। इसमें ये मेरा प्राइमरी की है पीके, ये क्या है मेरा प्राइमरी की, मैंने यहां बना दिया, और इसमें ये प्राइमरी की है, दिस इज कॉल्ड पीके। अब बिना इस टेबल के मैं आपको समझा नहीं सकता था, इसलिए मुझे ये दोनों टेबल बनाने पड़े। तो फॉरेन की कांस्टेंट क्या कहता है समझिएगा, आपके पास कम से कम दो टेबल होना चाहिए अगर फॉरेन की होना है तो, ठीक है। कहता क्या है ध्यान सुनिएगा कि किसी एक टेबल में कोई एक फील्ड प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा हो, तो इस टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है, और सेम फील्ड किसी दूसरे टेबल में नॉन प्राइमरी की हो। नॉन प्राइमरी की मतलब जो प्राइमरी की नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है ईएमपीआईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, तो ये क्या है, नॉन प्राइमरी की है। फिर से सुन लीजिए, डिपार्टमेंट मतलब क्या, एक टेबल है जिस एक टेबल में एक कोई फील्ड जो है वो प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है, और सेम फील्ड किसी दूसरे टेबल में नॉन प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है। तो यहां वाला यानी ये वाला जो बेचारा किसी जिसको हमने कोई नाम नहीं दिया है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट फॉरेन की। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है फॉरेन की। अब एक क्वेश्चन हालांकि आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी की के जरिए हम किसको मेंटेन करते हैं, तो प्राइमरी की के जरिए हम एंटिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। किसको, एंटिटी इंटीग्रिटी। बस इतना याद कर लीजिएगा, क्या होता है भूल जाइए, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आपसे कोई टीचर पूछ देता है, हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन पूछ देता है, ये प्राइमरी की के जरिए कौन सी इंटीग्रिटी को हम मेंटेन करते हैं, तो हम एंटिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। और फॉरेन की के जरिए हम कौन सी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, तो हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये बस याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि फॉरेन की के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, फॉरेन की जब बनाते हैं तो मतलब जब बनाते वक्त इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, तो फॉरेन की को बनाते समय हम जिस कीवर्ड को यूज करते हैं दैट इज रेफरेंसेस। कौन सा, रेफरेंसेस कीवर्ड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कांस्टेंट्स। अब आता है क्वेश्चन कांस्टेंट से हटते ही आपको चला जाएगा कीज के बारे में। क्या पूछेगा आपसे, कीज के बारे में।
कीज मतलब सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि भैया बताइए कैंडिडेट कीज क्या होते हैं, टेल मी अबाउट कैंडिडेट की, ठीक है। तो जो कैंडिडेट कीज होते हैं, दीज आर दोज कीज विच माइट बी कॉन्सिडर्ड, देखिए ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो आप बस ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि भैया कैंडिडेट की क्या होता है ये बताइए। तो कैंडिडेट की वो होता है जो वो सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं, वो सेट ऑफ फील्ड्स होते हैं जो आपको एज अ प्राइमरी की आप ले सकते हैं, जिनको आप प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा टेबल मिल गया आपको, बहुत मतलब 100 कॉलम्स है, 150 कॉलम्स है, तो उनमें से आपको कोई बोला कि भैया आप इसमें बताइए कि प्राइमरी की कौन सा है, तो ऐसा तो नहीं हो कि आप एक ही बार में प्राइमरी की सीधे पता लगा लीजिए कौन सा होगा। अगर वो टेबल बिल्कुल नया है आपके लिए तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको लगता हो कि ये प्राइमरी की बन सकता है, ये प्राइमरी की बन सकता है, ये प्राइमरी की बन सकता है, उनमें से निकालेंगे आप, उनको पहले चुनेंगे ना। तो मतलब क्या हुआ कि वो जो सेट ऑफ कॉलम्स आपने निकाला, वो जो सेट ऑफ कॉलम्स निकाला कि ये भी हो सकता है, 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 दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैंडिडेट कीज। एग्जांपल, आपके इलेक्शंस में, एमपी के एमएलए के इलेक्शंस में बहुत सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं और बोलते हैं मैं मतलब कैंडिडेट बनते हैं। वो कैंडिडेट फॉर व्हाट, एमपी के इलेक्शन है तो एमपी के लिए कैंडिडेचर है, अगर एमएलए के लिए है तो एमएलए का जो है वो कैंडिडेचर वो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो खड़े होते हैं इलेक्शंस में और ये कहते हैं कि भैया मैं बनना चाहता हूं एमपी या एमएलए। तो दोज ऑल which might be considered as प्राइमरी की, जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, बनाते नहीं है, बना सकते हैं, उनकी लिस्ट जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, we tell it as what, कैंडिडेट की। दूसरा जो होता है वो होता है भैया ऑल्टरनेट की किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर ऑल्टरनेट की। तो ऑल्टरनेट की क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कैंडिडेट कीज वो सारे कीज जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, इनमें से कोई एक जो होता है, वन अमॉन्ग देम, इनमें से कोई जो एक होता है वो क्या बन जाता है, प्राइमरी की बन जाता है, ठीक है। और जो बच जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। बिल्कुल वैसे कि इलेक्शन में जो भी खड़े हुए सबके सब जो है वो क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट कीज कहलाते हैं। उनमें से कोई एक इलेक्शन जीत के क्या बन जाएगा, एमएलए या एमपी बन जाएगा, है ना। और उसके बाद जो बच गए वो सारे जो बच गए हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट कीज कहलाते हैं। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखिएगा, बस आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है। एक और आता है प्राइमरी की से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन है कि कंपोजिट की किसे कहते हैं, व्हाट इज कंपोजिट की, COMPOSIT, कंपोजिट की किसे कहते हैं। देखिए कंपोजिट की जो होता है वो बेसिकली कंपोजिट, देख लीजिएगा, आई थिंक ई लगेगा या नहीं लगेगा, आई एम मिसिंग, ठीक है। तो कंपोजिट की जो होता है वो क्या होता है, कंपोजिट की वो कीज होता है, मतलब देखिए वो होता है एक तरह से प्राइमरी की ही है, लेकिन होता है कभी कभी क्या कि जब आप प्राइमरी की बना रहे होते हैं, यानी कोई आपके पास एक टेबल होता है, उस टेबल में आप प्राइमरी की ढूंढ रहे होते हैं, तो कोई एक ऐसा कॉल्यूम आपको नहीं मिलता है, कोई एक ऐसा कॉल्यूम आपको नहीं मिलता है जो अकेले प्राइमरी की बना पाए, राइट। तो जब कोई एक ऐसा कॉलम आपको मिला ही नहीं कि वो अकेले प्राइमरी की बना पाए, तो आप दो या दो से अधिक कॉलम्स को जोड़ के प्राइमरी की का रोल प्ले करवाते हो, ठीक है। जब कोई एक कॉल्यूम इस कैपेसिटी में नहीं होता, ये मिलीजुली सरकार, कंपोजिट की जो होता है वो मिलीजुली सरकार है। मान लो कोई एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला ही नहीं जो सरकार बना पाए, तो 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसको हम लोग मिलीजुली सरकार कहते हैं। तो कंपोजिट की भी कुछ वैसा ही ये मिलीजुली सरकार है कि जब कोई अकेला जो की है, फील्ड है, वो आपको इस लायक नहीं है कि वो क्या कर सके, वो बना सके आपका मतलब प्राइमरी की, कोई एक ऐसा कॉलम इतना नहीं पावरफुल है कि वो प्राइमरी की के रोल को क्या कर सके, प्ले कर सके, तो हम दो या दो से अधिक कॉलम्स को क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं ताकि वो प्राइमरी की का रोल प्ले करे। और उसी टाइम पे हम इसी मतलब कि अब उस दो या दो से अधिक को मिला के जो प्राइमरी की बना है उसको हम प्राइमरी की नहीं बोल के क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। ये था सारा का सारा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एसक्यूएल से पूछा जा सकता है। अब बारी आती है कमांड्स की, कि कमांड्स से कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो पहले मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए, फिर मैं आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन देता हूं। हालांकि लोग बोलते हैं सर हट जाए कीजिए नोट करने के लिए, तो अगर इतना कुछ आपने जान लिया तो मतलब लगभग आपने 50% जो है MySQL कंप्लीट कर लिया है, अगर थ्योरेटिकल वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए। इसके बाद बचते हैं कमांड्स और कमांड से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए मैं बोर्ड रब करता हूं और फिर आपको कमांड से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस भी वाइवा से रिलेटेड बता देता हूं।
तो चलिए अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम बढ़ते हैं कमांड्स से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन में, मतलब कि अगर आपसे कमांड्स से रिलेटेड कुछ पूछते हैं अगर आपके एक्सटर्नल्स, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कमांड से रिलेटेड जो पूछेंगे वो बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन होंगे, ऐसा कोई नहीं बहुत डिफिकल्ट होंगे। जो पहला वाला बोर्ड था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से निकल के आएंगे आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल के एग्जाम में, ठीक है। अब आइए कमांड से क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले पूछेंगे कि भैया अगर डेटाबेस बनाना है तो कौन सा कमांड आप यूज करते हैं, तो आप कहेंगे सर क्रिएट डेटाबेस कमांड को यूज करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। और फिर आप बेसिकली सिंटेक्स ही रख लीजिए, सिंटेक्स ही आप कर लीजिए, क्रिएट डेटाबेस। और फिर क्या होता है, डेटाबेस का नाम होता है, डेटाबेस नेम, यानी जिस नाम से भी आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप नाम यहाँ पे डाल दीजिए, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। इस कमांड को यूज करते हैं। देखिए जब सवाल आपसे पूछे कि कौन सा कमांड होता है डेटाबेस को बनाने के लिए, तो आप बोलेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, सर ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि सिंटेक्स बताइए, तो आप बता देंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। अब आपसे पूछेगा कि भाई MySQL में सर डेटाबेस क्यों बनाते हैं, व्हाई वी क्रिएट डेटाबेस इन MySQL, तो आप बताएंगे कि MySQL में डेटाबेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि एक जैसे टेबल्स को, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, या हो सकता है एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हो, 5 10 15 20 प्रोजेक्ट कर रहे हो, स्कूल का, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, डेयरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो हर एक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कुछ टेबल्स चाहिए होंगे। तो हम हर एक पैकेज वाइज क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, ताकि हमें पता रहे कि उसी डेटाबेस के अंदर उससे रिलेटेड टेबल्स हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो एक तरह से जो है वो फोल्डर होता है। फोल्डर जानते होंगे ना, विंडोज में जो फोल्डर होते हैं, और उस फोल्डर के अंदर हम जितने भी टेबल्स रखेंगे उन टेबल्स को हम यूज करते चले जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे ठीक है ये बताइए कि डेटाबेस के अंदर जाने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, तो आप बोलेंगे सर यूज कमांड होता है, यूज, और उसके बाद हम करेंगे क्या, डेटाबेस अंदर, डेटाबेस का नाम, ठीक है, यानी कि सीधे हम उसके अंदर पहुंच जाएंगे। वेरी गुड, सही बात है। फिर बोलेगा अच्छा चलिए ये बताइए तीसरा कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, तो बोलिएगा सर टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होता है वो होता है क्रिएट टेबल कमांड। विच कमांड, क्रिएट टेबल कमांड। अब आपसे सिंटैक्स पूछेगा तो इसी में देखिए आगे कर लीजिए, क्रिएट टेबल सर, उसके बाद हम लिखेंगे टेबल नेम, और टेबल नेम को ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कॉलम का नाम, कॉलम 1, फिर उसका हम लिखेंगे डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप है, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे उसका ब्रैकेट में साइज देंगे, और अगर कांस्टेंट कोई है तो यहाँ कांस्टेंट हम दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है सर, देना नहीं देना, ठीक है। वैसे ही कॉलम 2 डेटा टाइप साइज, फिर कॉलम ऐसे ही करते हुए कॉलम n डेटा टाइप साइज, और ये ब्रैकेट जो ओपन होता है ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ सेमीकोलन देकर हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारा टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा सर। ये होता है सिंटैक्स, ओके। अब इसी में से आपसे अब देखिए फिर से एक चीज वहां पे कि आपसे पूछेगा डेटा टाइप क्या होता है, व्हाट इज डेटा टाइप, तो ये हो गया फिर से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि क्या होता है, MySQL का डेटा टाइप क्या होता है, व्हाट आर MySQL डेटा टाइप्स। तो देखो MySQL में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जिनको आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर हम टेबल की बात करें, जैसे मान लो हम एम्प्लॉय टेबल की बात करें, है ना, EMP नाम के टेबल की बात करें, तो एम्प्लॉय का कोड होता है ना, मान लो एम्प्लॉय का नेम होता है ना, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, कभी ना कभी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। फिर एम्प्लॉय का मान लो आपको क्या होता है, जेंडर होता है, ओके, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब को देखिए, जब ये हेडिंग हम बनाते हैं तो ऐसे ही क्रिएट टेबल के जरिए हम स्केलेटन बनाते हैं, नहीं हेडिंग बनाते हैं, तो हेडिंग बनाते समय हमें बताना पड़ता है कि साइज क्या है, व्हाट इज डेटा टाइप, और उसका साइज क्या है, ठीक है। तो कोड जो होता है, देखिए कोड जो है वो ऑब्वियस सी बात है इंटीजर टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप होता है वो होता है इंटीजर डेटा टाइप, जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। नेम जो होता है वो कैरेक्टर टाइप होता है, तो कैरेक्टर टाइप के लिए सर हमारे पास कैर या वैरकैर होता है, ठीक है, कैर या वैरकैर। तीसरा सैलरी, सैलरी को सर हम इंटीजर में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर के बजाय अगर डेसिमल में वैल्यूज है तो हमारे पास एक डेटा टाइप होता है जिसको हम डेसिमल कहते हैं, जो फ्लोटिंग वैल्यूज को यानी कि डेसिमल में नंबर्स को स्टोर कर सकता है। फिर होता है सर DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है सर हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मेट ही है, मतलब डेटा टाइप ही है, जिसका नाम है डेट। डेट खुद ही एक फॉर्मेट है, खुद ही एक क्या है, डेटा टाइप है, जो डेटा को क्या, डेट को क्या करता है, स्टोर करता है। डेट डेटा टाइप डेट को स्टोर करता है। फिर जेंडर, तो जेंडर सर, जेंडर मतलब मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो जेंडर जो है सर वो या तो कैर होगा या तो क्या होगा, वैरकैर होगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, 5 डेटा टाइप से ज्यादा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जानना है। इंटीजर और डेसिमल ये दो ऐसे हैं जिसमें आपको जो है वो साइज देने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट इसकी लिमिट ऑलरेडी सेट होती है जो बहुत होती है। तो इंटीजर और डेसिमल में आपको जो है वो साइज देने की जरूरत नहीं है, कैर वैरकैर में देने की जरूरत है, डेट में भी देने की जरूरत नहीं होती है साइज को। अब आइए एक फिर से यही जैसे आप बताएंगे तो फिर से 2-3 क्वेश्चन यहीं से वो निकाल देंगे कि बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हॉट क्वेश्चन
हॉट क्वेश्चन ऑफ माई एसक्यूएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके वाइवा के जरिए लिए भी, और साथ ही साथ आपके रिटन एग्जाम के लिए भी, कि कैर में और वैरकैर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, मान लो आप एक नेम टाइप का फील्ड बनाते हो, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी 10 दे देते हो, ये कैर बनाया आपने, है ना, और फिर सेम काम करते हो, नेम टाइप का वेरिएबल बनाते हो, मतलब कॉलम बनाते हो, इसकी साइज 10 दे देते हो, और इसको वैरकैर बनाया आपने। तो होता क्या है, अगर इसमें आप राम स्टोर करोगे, ठीक है, तो राम जब स्टोर करोगे इसमें, तो अगर आपको मान लीजिए ये 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसमें कैर आपने इसको बनाया था, और जब यहाँ पे राम स्टोर करोगे, RAM स्टोर करोगे, तो अब देखिएगा कैर क्या कि भैया 7 तो बच गए, 10 में से 3 को यूटिलाइज कर लिया, 7 बच गए, तो इन 7 के साथ को ये जबरदस्ती ब्लैंक स्पेसेस से भर देगा। जबरदस्ती मतलब इन सारे के सारे ब्लैंक स्पेसेस, मतलब जो भी स्पेसेस बच गए थे उनको ब्लैंक स्पेस से भर देगा। स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, याद रखिए हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर साइंस में स्पेस इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कैरेक्टर। तो इसको ये जबरदस्ती स्पेसेस से भर देगा, जबरदस्ती, ठीक है, यानी कि ये ऑक्यूपाई कर लेता है मेमोरी स्पेस को। जबकि यही चीज अगर आपने वैरकैर में की होती तो उसने देखा अच्छा 10 कैपेसिटी है, 3 जो है वो क्या हुआ, यूटिलाइज हो गया, बाकी 7 को वो क्या कर देता है, इट रिलीजेस ऑल द रेस्ट 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैर जो होता है वो बहुत ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जितना आपने बनाया है वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करेगा, भले आपने वैल्यू छोटी क्यों न डाली हो। और मेमोरी स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से वैरकैर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना वो ले लेता है, बाकी को वो छोड़ देता है। ये पहला डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि कैर की जो कैपेसिटी होती है और वैर की कैपेसिटी वो वेरी करती है। ये लेसर कैपेसिटी का होता है, ये ज्यादा कैपेसिटी का होता है। मोर स्पेसिफिकली अगर आप जाइएगा तो ये 0 to 255 होता है, ठीक है, और ये जो होता है 65,535 होता है। मतलब इतने कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है। वैरकैर जो होता है वो मैक्सिमम 65,535 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। और वैरकैर की बात करें तो अगर देख लीजिएगा एक बार, मैं भी थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, या तो ये 255 होगा या तो ये 256 होगा, क्योंकि जहां तक 0 को अगर शामिल कर लेंगे तो 256 हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो 255 होगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं और मतलब ईमानदारी से देख रहे हैं, कैर की कैपेसिटी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 255 होगा या 256 होगा। जवाब ऐसे दीजिए कि कैपेसिटी ऑफ कैर इज दिस मच कैरेक्टर्स, ठीक है। ये वैरकैर का तो एकदम परफेक्ट आई नो, ओके। नाउ ये भी मैं जानता हूं, लेकिन आपके लिए काम दे रहा हूं ताकि मुझे पता चले कौन बच्चे वीडियोस अच्छे से देखते हो, पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। दूसरा, पहला तो हमने ये देख लिया कि मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैर खराब होता है, वैरकैर अच्छा होता है। कैर की कैपेसिटी कम होती है, वैरकैर की कैपेसिटी ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करने की होती है। लेकिन प्रोसेसिंग की बात आती है तो कैर ज्यादा फास्टर होता है प्रोसेसिंग के मामले में, किससे, वैरकैर से। ये 3 डिफरेंसेस बहुत है लिखने के लिए आपके एग्जाम में भी, साथ ही साथ आपके एक्सटर्नल्स के सामने बोलने के लिए भी, ठीक है। अब डेसिमल में आपको फंसा सकते हैं, क्या फंसाएंगे, मान लीजिए कहता है कि लिखा हुआ सर, मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि सैलरी जो है वो जो है डेसिमल टाइप का है, और डेसिमल के बगल में मैंने दे दिया 10,2, इसका मतलब क्या होगा बताओ, 10,2 का मतलब क्या हुआ। तो याद रखना 10 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। 10 यहां पे डेसिमल में जब आप 2 वैल्यू डालते हो तो 10 का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और उसमें से 2 डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद वाले होंगे। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 हो गया ना। तो 10 में से 2 दे दिया जाएगा डेसिमल पार्ट वाले को, बाकी 8 दे दिया जाएगा इसको इंटीजर पार्ट को। इसका मतलब यही होता है। कभी ये मत समझना कि 10 जो है वो इंटीजर वाला पार्ट हो गया और 2 जो है वो डेसिमल वाला पार्ट हो गया, गलत हो जाओगे। टोटल 10 होंगे, 10 में से जो है जितना यहां पे लिखा हुआ है वो डेसिमल के बाद वाला सेक्शन है, तो डेसिमल के बाद 2, बाकी 8 होंगे इसमें। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट की बताइए, डेट जो डेटा टाइप है वो डेट डेटा टाइप का फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डेट डेटा टाइप। तो डेट डेटा टाइप का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट है आपका क्या, पहले आप लिखेंगे ईयर, वाई 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 वाई, फिर मंथ, फिर डेट। ये होता है फॉर्मेट, क्लियर। नाउ अब आज ये पूछेगा कि अगर आप कैर में कैपेसिटी नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी कैपेसिटी होती है कैर की, तो आप कहेंगे सर 1 कैरेक्टर्स को स्टोर करने की। अगर कैर बनाते समय आप किसी वेरिएबल को डेटा टाइप कैर दे रहे हैं और उसमें अगर आप जो है वो साइज मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट साइज जो होती है वो 1 कैरेक्टर की हो जाती है। ये निकल सकता है सिर्फ इस एक डेटा टाइप से। कांस्टेंट के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि आप बताइए आपने टेबल तो बना लिया, टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड होता है, तो सर वो होता है इंसर्ट इनटू कमांड।
इंसर्ट इनटू, ये आपका जवाब हो गया। अब आपसे पूछेगा सिंटैक्स, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी टेबल नेम होगा सर, फिर लिखेंगे वैल्यूज, याद रखिएगा वैल्यू नहीं है वैल्यूज होगा, और फिर जिस सीक्वेंस में, जैसे कि मान लीजिए कोड है, नेम है, सैलरी है, डीओजे है और जेंडर है, तो इसी सीक्वेंस में एक एक करके आप क्या देते चलेंगे, वैल्यूज देते चले जाएंगे, और फिर लास्ट में सेमीकोलन देके एंटर कर देंगे। एक चीज याद रखने वाली बात है, इंटीजर और किसको, डेसिमल को, इंटीजर और डेसिमल को छोड़ के बाकी जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो सब में आपको सिंगल कोट्स देना होता है, चाहे वो कैर वैर हो, चाहे वो डेटा टाइप हो, कोई सा भी डेटा टाइप हो, ठीक है। तो इंटीजर में हम क्या सिंगल कोट्स नहीं देते हैं इंसर्ट करते समय या कंडीशन लगाते समय, साथ ही साथ हम डेसिमल में भी सिंगल कोट्स नहीं देते हैं। बाकी कैर हो, वैर कैर हो, डेट हो, इंसर्ट करते समय हम सिंगल कोट्स लगाते हैं, या कोई कंडीशन लिखते समय भी वैल्यूज के ऊपर सिंगल कोट्स को लगाते हैं। अब आइए नेक्स्ट पूछेगा कि मान लीजिए कि अगर आपको डेटाबेस के लिस्ट को देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो आप कहेंगे सर शो डेटाबेसेस कमांड होता है, द नेम ऑफ द कमांड इज व्हाट, शो डेटाबेसेस। फिर आप बोलोगे कि वो बोलेगा कि सर बताओ कि कौन, अगर मुझे टेबल्स का लिस्ट देखना हो, कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं, तो कौन सा हम कमांड यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है शो टेबल्स कमांड यूज करते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ अगर मुझे टेबल डेटाबेसेस की लिस्ट हो गई, टेबल्स की लिस्ट, अगर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो हम क्या करेंगे, व्हाट, ठीक है, तो उसके लिए DESC कमांड होता है, DESC और विद व्हाट, टेबल नेम, ठीक है। देखो अगर सिर्फ कमांड पूछा तो कमांड का नाम दे दो, अगर सिंटैक्स पूछा तो DESC और व्हाट, टेबल नेम। फिर आपसे पूछेगा कि ठीक है मुझे जो है डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सा कमांड होगा सॉरी, तो कहोगे सर सेलेक्ट कमांड होता है। सिंटैक्स क्या होगा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, ये पहला सिंटैक्स हो जाएगा सर। तो स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम को, अगर आप चाहते हैं नहीं सारे कॉलम आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे करके जो भी कॉलम देना चाहते हो फ्रॉम टेबल नेम, ऐसे भी आप सर्च कर सकते हो। बोलेगा बहुत अच्छी बात है। कंडीशन लगाने के लिए क्या यूज करोगे आप, सेलेक्ट में जब कंडीशन लगाने की बारी आती है, अब देखो स्पेसिफिकली हम सेलेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली हम सेलेक्ट कमांड को पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा कमांड होता है, ये बहुत ही बड़ा कमांड होता है, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड में कंडीशन लगाने के लिए किसका यूज करोगे, तो सर बोलोगे आप सर हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज को, वेरी गुड। फिर आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट में मान लो आप मल्टीपल कंडीशंस लगाने हैं तो क्या यूज करोगे, तो आप बोलोगे सर या तो हम एंड को यूज करेंगे कंडीशन लगाने के लिए मल्टीपल कंडीशंस को, या तो हम किसको यूज करेंगे, और को यूज करेंगे, वेरी गुड। एंड को कब यूज करोगे, जब सारा का सारा जो है कंडीशंस आप ट्रू होना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब सारे के सारे कंडीशंस क्या हो, ट्रू हो, तो एंड को यूज करेंगे, अदरवाइज किसको यूज करेंगे, और को यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट पूछेगा कि मान लो मुझे यूनिक कॉलम्स को निकालना है, मतलब यूनिक वैल्यूज को निकालना है। अगर किसी कॉलम में मुझे पता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज है और उसमें से मैं सिर्फ यूनिक वैल्यूज को निकालना चाहता हूं, तो किसको यूज करोगे, तो जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज किया जाता है, वेरी गुड। फिर आपसे पूछेगा अच्छा ये बताइए कि मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब मेरे पास कुछ रेंज है, जैसे मैं बोलूंगा 25,000 से 50,000 के बीच के जिस भी बंदे की सैलरी हो उसको निकालो, तो रेंज में जब कोई चीज है तो उस रेंज की चीजों को निकालने के लिए आप कौन से क्लॉज का यूज करोगे, तो आप कहोगे सर फॉर दैट वी यूज बिटवीन क्लॉज। बिटवीन क्या होता है, जैसे आप लिखते हो बिटवीन 25,000, मान लो आप लिखते हो सैलरी SALARY बिटवीन 25,000, ठीक है, एंड 30,000, ठीक है, 25,000 एंड 30,000। तो सैलरी बिटवीन 25,000 एंड 30,000 का मतलब हो गया कि सैलरी जो है 25,000 से 30,000 के बीच में हो, 25,000 भी इंक्लूडेड है, 30,000 भी इंक्लूडेड होता है। तो जैसे बिटवीन होता है वैसे ही नॉट बिटवीन होता है, यानी जो इसके बीच में नहीं हो, याद रखना। बोलेगा बहुत अच्छी बात है, आप तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, सारे के सारे जवाब आप देते जा रहे हो, ठीक है। अब आपसे पूछेगा जरा ये भी बता दो कि आप जो है वो किसी सेट ऑफ वैल्यूज में से ढूंढना चाहते हो, ठीक है, ये तो था कि रेंज ऑफ वैल्यूज, अब सेट ऑफ वैल्यूज में से ढूंढना चाहते हो तो कौन सा क्लॉज यूज करोगे, तो आप बोलोगे सर हम इन क्लॉज का यूज करेंगे या नॉट इन का यूज करेंगे। तो इन क्लॉज क्या होता है, जैसे मान लो मैं देता हूं यहाँ पे एक और कॉलम बनाया तो मैं सिटी, और मैं सिर्फ उन बंदों को देखना चाहता हूं जो या तो मुंबई से या तो दिल्ली से है, तो मैं लिखूंगा सिटी इन दिल्ली कॉमा मुंबई, तो दिल्ली या मुंबई। तो वही मैंने कहा इन क्लॉज का यूज हम कहां करते हैं, जब हमें सेट ऑफ वैल्यूज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो तो इन कर देंगे, तो इन दिल्ली इन मुंबई, मतलब जो दिल्ली वाले हो या मुंबई वाले हो, नॉट इन कर देंगे यानी दिल्ली और मुंबई से जो नहीं हो उनको, ठीक है। अब बोलेगा अच्छा पैटर्न मैचिंग सुने हो, कोई पैटर्न मैचिंग नाम का कोई चिड़िया सुने हो, तो बोलोगे बिल्कुल सर सुने हैं, आनंद सर ने बताया है ना अगर मेरी वीडियो देखे जाओगे, मेरा नाम मत लेना, मैं ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है।
कभी मत लेना किसी भी टीचर का नाम, ठीक है। अपने स्कूल टीचर को ही हमेशा बोलना सर उन्हीं ने पढ़ाया है। तो पैटर्न मैचिंग जो होता है, यस जानता हूं सर पैटर्न मैचिंग क्या होता है, तो बोलो क्या होता है। तो पैटर्न मैचिंग सर जब हम स्ट्रिंग वैल्यूज को यानी कैरेक्टर या वैर के वैल्यूज में से किसी तरह की सर्चिंग को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैटर्न मैचिंग यूज करते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए हमारे पास परसेंट का साइन होता है सर और एक अंडरस्कोर का साइन होता है। इन दोनों को हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी टेल इट एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स एज वेल। परसेंट साइन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिनोट करता है और अंडरस्कोर जो है वो सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैंने लिखा नेम लाइक A% तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो भी नाम A से शुरू होने वाले हैं वो, नेम लाइक B% तो जो भी नाम B से शुरू होने वाले वो। बोलेगा वेरी गुड, ये तो आपने सारा जवाब ही दे दिया फिर। तो ये होता है एक सेलेक्ट से इतनी सारी क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से हैं। सेलेक्ट के बाद क्या होता है? अपडेट कमांड होता है। अपडेट का मतलब क्या हुआ कि जो भी डेटा आप में जो है आपने पहले से इंसर्ट करके रखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो याद रखिएगा अपडेट का मतलब होता है कि जो डेटा पहले से है उसमें चेंजेस करना है, ठीक है। तो अपडेट कमांड का यूज करते हैं। बोलेगा सिंटेक्स बताइए, तो अपडेट टेबल नेम, ठीक है, अपडेट टेबल नेम, ठीक है, सेट जो भी फील्ड को आपको सेट करना था, सेट फील्ड इक्वल टू वैल्यू जिसमें जो भी वैल्यू डालनी थी, ठीक है, वेयर, और फिर क्या दे देंगे हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ क्या करते हैं कि अपडेट टेबल नेम सेट, सेट जो होता है वो लोग भूल जाते हैं। अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड इक्वल टू वैल्यू व्हेन जो भी आपको कंडीशन देना है वो। जैसे मान एग्जांपल समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़िए। अपडेट हो गया, उसके बाद क्या होता है अपडेट कमांड में और ऑल्टर कमांड में डिफरेंस पूछता है आपको एग्जाम में। आपके एक्सटर्नल्स कंफ्यूज करते हैं आपको, ठीक है। इवन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में तो है ही है, आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में भी ये होगा कि अपडेट में और ऑल्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो अपडेट जो होता है वो टेबल के डेटा को अपडेट करता है। अपडेट कमांड टेबल के डेटा को अपडेट करता है, जबकि ऑल्टर कमांड से हम इस स्ट्रक्चर को अपडेट करते हैं। व्हाट वी डू, वी अपडेट द स्ट्रक्चर, वैल्यू नहीं। जब वैल्यू को अपडेट करने की बात आएगी तो हम अपडेट कमांड को यूज करेंगे। जब स्ट्रक्चर में किसी भी तरह के चेंजेस करने की बात आएगी हम ऑल्टर कमांड को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑल्टर कमांड में जो, चलिए ऑल्टर कमांड तो आपने जान लिया कि ऑल्टर कमांड होता है, वेरी गुड। ऑल्टर कमांड में क्या क्या कर सकते हैं, तो पूछेगा आपसे कि ऑल्टर कमांड में मान लीजिए मुझे जो है वो कोई नया कॉलम ऐड करना है। यहाँ पे मान लीजिए मुझे एक नया कॉलम को ऐड करना था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर उसके लिए हम ऐड क्लॉज को यूज करते हैं, ADD क्लॉज को यूज, ऐड, ठीक है। फिर आप बोले अच्छा ठीक है, मान लो ये कॉलम मेरे पास ये एक्स्ट्रा हो गया, जेंडर नाम कॉलम, मुझे ये डिलीट करना है, तो कौन सा यूज करोगे, आप बोलोगे सर फिर हम ड्रॉप का यूज करेंगे, वेरी गुड। ड्रॉप मतलब क्या करना है, ड्रॉप का मतलब होता है आपने डिलीट करना है कॉलम को। ये क्लॉज होते हैं जो ऑल्टर कमांड्स के साथ यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा अच्छा ये बताइए अगर मान लीजिए मुझे इसका DOJ का नाम चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर हम रीनेम क्लॉज को यूज करेंगे, रीनेम क्लॉज को यूज करेंगे, ठीक है। अब बोलेगा ठीक है मुझे मान लीजिए कुछ मॉडिफिकेशन करना है, सैलरी में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मान लीजिए या नेम में मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि मान लीजिए इसका डेटा टाइप चेंज करना है या इसका साइज चेंज करना है, तो कौन सा क्लॉज यूज करेंगे, तो आप बोलोगे सर हम मॉडिफाई का यूज करेंगे। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आप अपने टेबल का नेम चेंज कर सकते हो, कैन यू चेंज योर टेबल नेम, बिल्कुल सर कर सकते हैं। टेबल नेम को भी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे और रीनेम कीवर्ड को ही उस समय भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। टेबल का नाम भी चेंज किया जा सकता है। तो ये था ऑल्टर कमांड से रिलेटेड चीजें। अब आपसे पूछेगा क्या कि ठीक है बताइए डिलीट कमांड क्या होता है, तो आप कहोगे सर डिलीट कमांड का यूज करके हम क्या करते हैं, हम टेबल के डेटा को, जैसे इसमें जो डेटा होगा उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो बोलेगा बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए ड्रॉप कमांड क्या होता है, तो आप कहोगे सर ड्रॉप कमांड जो होता है, देखिए ड्रॉप तो एक कीवर्ड है ही, ड्रॉप एक कीवर्ड है जो ऑल्टर के साथ यूज होता है, लेकिन एक कमांड भी है। ड्रॉप कमांड क्या करता है, तो ड्रॉप कमांड से पूरा का पूरा टेबल उड़ जाएगा विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी उड़ जाएगा, दोनों का दोनों उड़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये मैंने दोनों एक साथ क्यों बताया, क्योंकि आपसे पूछेगा कि बताइए कि डिलीट में और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप कमांड। तो आपको कहोगे सर डिलीट कमांड में क्या होता है, डिलीट कमांड से अगर हम पूरा का पूरा डेटा डिलीट भी कर देते हैं तो स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, बाद में हम उसमें इंसर्ट करके उस टेबल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि ड्रॉप कमांड जो होता है वो पूरा के पूरे टेबल के डेटा को तो खत्म कर ही देता है, एज वेल एज जो है वो जो भी उसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर को भी खत्म कर देता है, मतलब कुछ भी नहीं बचता है। इट इज लाइक एटम बम, कुछ भी नहीं छोड़ेगा।
जबकि ये क्या करेगा, सिर्फ रोज को डिलीट कर देगा, आपका स्ट्रक्चर रहेगा, तो बाद में अगर आप चाहें तो वैल्यूज को एंट्री दे सकते हैं। ये है आपका कौन सा, डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमांड, तो नेक्स्ट कमांड तो आई थिंक इतने ही कमांड्स हैं, इतने मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो आई थिंक पूछेगा नहीं। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे ज्वाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं। व्हाट इज ज्वाइन, आपसे पूछ सकता है कि ज्वाइन क्या होता है, व्हाट इज ज्वाइन। तो ज्वाइन का मतलब होता है जब भी हम टेबल से दो या दो से अधिक टेबल से डेटा को निकालते हैं, डेटा को फेच करते हैं। मतलब क्या हुआ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एक टेबल से डेटा पूरा नहीं निकलता है, तो हम दो या दो से अधिक टेबल से डेटा को निकालते हैं। तो दो या दो से अधिक टेबल्स को जब हम निकालते हैं तो दैट वी कॉल एज व्हाट, ज्वाइन, उसको हम ज्वाइन कहते हैं। ज्वाइन बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे सबसे सिंपल टाइप का ज्वाइन जो हमें पढ़ना है वो होता है इक्वी ज्वाइन, EQUI, इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन का मतलब क्या होता है, जब हम दो ज्वाइंस के बीच में इक्वालिटी के बेस पे इक्वल साइन का यूज करते हैं। जब हम दो कॉलम्स के में इक्वालिटी साइन का यूज करके, यानी कि इक्वालिटी को यूज करके हम दो टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाज इक्वी ज्वाइन। और जब हम इक्वालिटी साइन को यूज नहीं करते हैं, देन वी कॉल व्हाट, नॉन इक्वी ज्वाइन, ठीक है, नॉन इक्वी ज्वाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताना है कि दो टेबल से डेटा निकालने के लिए किसको यूज करते हैं, पूछेगा कि आपसे दो टेबल से डेटा को निकालने के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आप कहोगे सर ज्वाइन। ज्वाइन कितने तरह का होता है, बोलोगे सर इक्वी ज्वाइन होता है, नॉन इक्वी ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, बहुत तरह के ज्वाइनिंग होते हैं। तो इतना इस लेवल तक आपको जाके मैक्सिमम नहीं ले जाएगा, क्योंकि उतना लेवल तक उसको भी फिर पूछने में मतलब क्या है कि फिर आप वो ये समझ जाएंगे कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और इवन आपका सिलेक्शन तो IIT में हो ही जाएगा, इतना कुछ बता दोगे। तो मतलब क्या है कि बस आपसे मैक्सिमम ये पूछ सकते हैं कि ज्वाइन क्या होता है, ये बताइए। तो ज्वाइन इज अ कंडीशन वेयर वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, जब मल्टीपल टेबल्स से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन आएगा कि फंक्शंस जानते हो, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। तो MySQL में फंक्शंस है, हाँ जी बिल्कुल है। कितने तरह के फंक्शन है MySQL में, बोलोगे सर दो तरह के फंक्शन है। पहला होता है सिंगल रो फंक्शन, यानी कि वैसे फंक्शंस जो एक बार में एक रोज पे जो है वो क्या करते हैं, एक्शन को परफॉर्म करते हैं। और दूसरा होता है मल्टी रो फंक्शन, यानी कि मल्टी रो फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो एक बार में एक से ज्यादा रो पे वर्क को परफॉर्म करते हैं। और मल्टी रो फंक्शन को ही हम एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं। मल्टी रो फंक्शंस को हम एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। एग्रीगेट फंक्शन का पूछेगा एग्जांपल दे दो, तो कौन सा, जैसे मैक्स है, मिन है, मैक्स फंक्शन है जो सबसे बड़ी वैल्यू बताएगा, मिन फंक्शन है जो सबसे छोटी वैल्यू बताएगा। तो कभी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, क्या एक रो देख के आप बता पाएंगे कि हाँ जो मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है, कभी नहीं बता सकते हैं, यानी वो पूरे रोज को देखेगा। तो इसीलिए तो उसको हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। एवरेज फंक्शन है AVG, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर एक आपको सम फंक्शन होता है जो सबको ऐड कर देता है। फिर एक होता है काउंट फंक्शन, ठीक है। काउंट फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्या पूछेगा एग्जाम, मतलब प्रैक्टिकल में, काउंट फंक्शन, काउंट होता है, काउंट स्टार होता है, और एक होता है काउंट और ब्रैकेट में कॉलम का नाम होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉलम का नाम होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप बोलोगे सर काउंट स्टार जो होता है वो पूरे के पूरे नंबर ऑफ रोज को काउंट करके दे देता है कि आपके टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं। 10 रो है 10 दे देगा, 20 रो है 20 दे देगा। और आपका जो नेक्स्ट है वो है काउंट और ब्रैकेट में कॉलम नेम, तो ये उस कॉलम में कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, उस पार्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो बता देता है। अगर उस कॉलम में कोई ब्लैंक वैल्यू होगा, नल वैल्यू होगा, तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। यही डिफरेंस होता है। जबकि ये तो सिर्फ रो है, तो पूरा एक रो बन गया है, भले उसमें ब्लैंक वैल्यूज हो, नल वैल्यूज हो, उसको काउंट कर लेगा, ठीक है, काउंट स्टार। जबकि काउंट और ब्रैकेट में कॉलम नेम क्या करेगा, उस कॉलम में जो जहां वैल्यूज होंगी सिर्फ उसी को काउंट करेगा। अगर वो ब्लैंक होगा तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। यही डिफरेंस होता है। अब देखिए इसी पर एक चीज मेरे को याद आ गई, इज नल एक कॉन्सेप्ट होता है। इज नल हम कहां यूज करते हैं, तो पूछ सकता है कि मान लीजिए मुझे नल वैल्यूज को चेक करना है, मुझे क्या करना है, नल वैल्यूज को चेक करना है कि नल वैल्यूज कहां कहां है, तो आप कौन सा क्लॉज यूज करेंगे, तो फॉर दैट वी विल यूजिंग व्हिच वन, इज नल। अच्छा एक चीज और, पैटर्न मैचिंग जो है आपने बता तो दिया था, ठीक है, कि परसेंट और अंडरस्कोर को यूज करते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए जो क्लॉज यूज करते हैं वो कौन सा क्लॉज होता है, तो पैटर्न मैचिंग को यूज करने के लिए क्या होता है, लाइक क्लॉज होता है या नॉट लाइक। तो लाइक मतलब उसके जैसा हो, नॉट लाइक मतलब जो उसके जैसा नहीं हो। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं करता हूं, और मैं खुद नहीं जानता कि मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए। अगर आप काउंट करो तो शायद मुझे लगता है ये 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे।
और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके वाइवा में माई एसक्यूएल से पूछे जाते हैं। और मुझे यकीन है कि अगर सिर्फ ये एक वीडियो आप करके जाओगे तो माई एसक्यूएल के वाइवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।